ओके, सो आज का जो चैप्टर है वो है कॉस्ट। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई किस तरह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर या नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर होते हैं और उनके क्या क्या रीजन होते हैं। बट जब जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, कॉस्ट। जिस तरह से प्रोडक्शन को हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में पढ़ा था, उसी तरह कॉस्ट को भी हम किस में पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में ही पढ़ेंगे। नाउ देयर इज अ डिफरेंस कि भाई हम किस तरह से कॉस्ट को अकाउंट्स में पढ़ते हैं और किस तरह से हम उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या है वो डिफरेंस? अब जैसे कि कुछ खर्चे जैसे जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल पे खर्चा या फिर फ्रेट का खर्चा, ये सारे वो खर्चे हैं जिनके लिए आप सामने वाले को पे करते हो। आप जेब से पैसा निकालते हो और सामने वाले को पे करते हो। एक बिजनेस अपने अकाउंट्स में से पैसा निकालता है और पे करता है। इन खर्चों को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट बोलने का रीजन क्या है, दीज आर दी एक्सपेंसेस विच आर एंकर्ड, ठीक है, और जिसके लिए हम पे करते हैं टू द आउटसाइडर्स, टू द पीपल और एंटिटीज विच आर एक्सटर्नल टू आवर बिजनेस। जो हमारे बिजनेस से बाहर हैं, उन लोगों को या उन इंस्टीट्यूशंस को जब हम खर्चों के लिए पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये सारे वो खर्चे हैं जो आपके अकाउंट्स में भी ऐड होते हैं कॉस्ट में और इकोनॉमिक्स में भी ऐड होते हैं। बट नाउ देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो आपको इकोनॉमिक्स में कॉस्ट में काउंट होते हैं। अब आप बताओ कि क्या वो अकाउंट्स में होते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, imputed rent of self occupied house of the owner। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भाई मेरा अपना घर है, मैंने उसी घर के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, राइट? तो क्या मैं कोई रेंट का खर्चा पे कर रहा हूं? क्या मैं कोई भी रेंट दे रहा हूं? नो सर। नहीं दे रहा। इस रेंट की वैल्यू कभी भी हमारी बिजनेस अकाउंट्स में ऐड होती है? नो। क्यों? क्योंकि कोई पैसा तो जा ही नहीं रहा। क्या विजिबल फॉर्म में कोई भी पैसा एक बिजनेस किसी दूसरे को दे रहा है? नहीं दे रहा। ये कॉस्ट कभी भी आपकी अकाउंट्स में ऐड नहीं होती, राइट? ये वो खर्चा है जो कि आपका होता अगर आपके पास अपना घर ना होता, राइट? बट ये वो खर्चा है जो आपका नहीं हुआ, जो आपका बच गया। अब अकाउंट्स में इन सब खर्चों को कभी भी ऐड नहीं करा जाता, बट इकोनॉमिक्स में ऐसे खर्चों को ऐड करा जाता है और इन खर्चों को नाम दिया जाता है क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन खर्चों को क्या नाम दिया जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट? इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर इसका एक और नाम है, ऑल्दो उससे इतना ज्यादा नहीं जाना जाता है ये, बट फिर भी दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट? इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं? ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई implicit cost is the cost of, या फिर हम कह सकते हैं implicit cost is the वैल्यू ऑफ, जैसा कि दीक्षा ने वैल्यू वर्ड यूज किया था ना, वो वैल्यू वर्ड हम यहाँ इम्प्लिसिट कॉस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services provided by the owner itself। ठीक है, imputed वैल्यू लिख लो। imputed मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है? उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो एक ओनर खुद से प्रोवाइड कर रहा है अपने बिजनेस को, जो कि इंटेंजिबल है। हम ये बोल सकते हैं इट इज जनरली फॉर इंटेंजिबल थिंग्स, यस और नो? जनरली फॉर
या फिर कह लो कि जनरली इट इज एन इंटेंजिबल कॉस्ट. जनरली it's an intangible expense, राइट? इसको आप देख नहीं सकते. ओके. और अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी ना कि भाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर डन बाय द बिजनेस ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज सिंपल एज दैट, राइट? सो इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्या? एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred by the business on various factors of production, right? तो इतनी बात समझ में आई कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है. रिया, दीक्षा, उत्कर्ष, अर्पिता, अदिति, तुषाली, विधि, यस सर. अच्छे समझ में आया? ओके. ये तो हमने बात करी कॉस्ट की. उत्कर्ष समझ आया? यस सर. ओके, ठीक है. ये तो हमने करी बात एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की. तो अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक्स में, सो कैन आई से इन इकोनॉमिक्स, आई कैन से इन इकोनॉमिक्स cost is the sum total of explicit cost and implicit cost. राइट? इतना क्लियर है सबको? ओके. अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. ये चैप्टर जो है ये अगेन इंटरेस्टिंग है. प्रोडक्शन के अंदर जैसे आपने नोट किया होगा कि कुछ भी एज सच याद करने वाला बहुत कुछ नहीं है. अगर पहली 3 डेफिनेशंस को याद कर लें और एक स्केड्यूल समझ लें तो बाकी सारी की सारी चीजें अपने आप फॉलो करती रहती हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा. उसी तरह इस चैप्टर के अंदर भी हम डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पढ़ेंगे, राइट? उनके अलग अलग डायग्राम सीखेंगे और बाद में हम एंड में क्या पढ़ेंगे, इसकी रिलेशनशिप की अलग अलग कॉस्ट में क्या होती है. ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं. ओके. तो जब हम बात करते हैं वेरियस शॉर्ट टर्म कॉस्ट की, शॉर्ट टर्म कॉस्ट ही पढ़नी है हमको, लॉन्ग टर्म कॉस्ट हमें नहीं पढ़नी. और एक और चीज, इम्प्लिसिट कॉस्ट आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है जितना मैंने बताया. उसका मतलब आपको पता होना चाहिए और उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. उसके बाद टाइप ऑफ, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कभी भी नहीं पढ़ाया जाता. इवन हायर क्लासेस में आने के बाद भी आपको इतना ज्यादा वो नहीं पढ़ाया जाता, राइट? क्योंकि बेसिकली उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते ना उसकी अलग से, कि भाई आप क्या बोलोगे, ठीक है, मैं जहां पर रह रहा हूँ उसके क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी एंड ऑल. तो उसको इतना हम नहीं देखते, तो पढ़ते हम जनरली एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है. बट हाँ, जब हाई लेवल इकोनॉमिक्स की बात होती है, जब बहुत सारा डेटा कंट्री के लिए बनता है, तब इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करा जाता है, राइट? ओके. अब अलग अलग कॉस्ट हमको पढ़नी है. तो पता है किसी को थोड़ी बहुत कॉस्ट? किसी के स्कूल में हुआ है अभी तक? अच्छी बात है अगर नहीं हुआ तो, राइट? सो सबसे पहले आता है हमारा टोटल कॉस्ट. इसके अंदर भी हमारी आएंगी 2 कॉस्ट. एक आएगी क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट.
और आएगा हमारा इसके अंदर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अंदर भी आएंगी हमारी दो कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट आएगी हमारी इसमें मार्जिनल कॉस्ट। सो ये सारी की सारी कॉस्ट है जो हमें इसके अंदर पढ़नी है चैप्टर में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बट मैं तो हर चैप्टर में बोल रहा होता हूँ इंटरेस्टिंग है। राइट। तो ये सारी की सारी कॉस्ट है जो हमको पढ़नी है, और उसके बाद हम रिलेशनशिप पे पढ़ेंगे इनकी। तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें से अगर मैं आपको सही बताऊं तो 4 ऐसी कॉस्ट हैं जिसके मतलब एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मुझे सही बताओगे। राइट। सो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले हम किसके साथ शुरू करेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब होगा टोटल फिक्स कॉस्ट का? बताओ बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट, नाम से क्या पता लग रहा है? वो कॉस्ट जो फिक्स है, मतलब ऐसा कोई खर्च। है किसी उसके commodity। कौन बोल रहा है? रिया आप बोल रहे हो? यस सर। थोड़ा क्लियरली बोलो, मेरे को समझ नहीं आया। सर मतलब जो कॉस्ट फिक्स्ड है, जितना मतलब उस पे खर्चा लगा, एक्सपेंडिचर जो है। एग्जाम्पल दे दो कोई। जैसे एक पेन है, अगर उसको बनने में 5 रुपए लगे हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, बाकी जो प्रॉफिट नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो, फिक्स कॉस्ट का मतलब वो खर्चे जो कि फिक्स हैं, जो नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट के अंदर एक बच्चा पढ़ाएं या फिर उस इंस्टीट्यूट में लेट से 50 बच्चों की कैपेसिटी है, राइट। वहां पर मैं एक बच्चा पढ़ाऊं या 50 बच्चे पढ़ाऊं, क्या रेंट उस हिसाब से चेंज होगा? यस और नो? नो। नहीं, रेंट उस हिसाब से चेंज नहीं होगा। रेंट उतने का उतना ही रहेगा, नो मैटर व्हाट मैं वहां पर कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं। ओके। एक परमानेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 10,000 रुपए महीना। कंपनी प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस कमाए, क्या उसकी सैलरी को आप कम या ज्यादा कर सकते हो? नो। बताओ। बाकी सबकी भी आवाज आनी चाहिए भाई। यस और नो? यस सर। या तो बाकी सब भी बोल लिया करो, या फिर मुझे बता दो, मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा। You can decide on your own and post it in the group afterwards. Okay? So आप लोग मिलकर करते हो सारे काम, इतना तो मुझे पता है। हाँ, तो ये आप डिसाइड कर लेना, बिकॉज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी जल्दी कोर्स हो जाएगा अगर मैं बोलता रहूंगा और आप लोग बिना जवाब दिए सुनते रहोगे तो। राइट। हाँ, ओके। तो हाँ, तो हमने कहा कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे कि रेंट, salaries of permanent employees, salary of permanent employees। आपने कोई लोन ले रखा है? तो फिक्स हाँ, वो कॉस्ट तो वही होगी ना कि जितना भी इंटरवल्स हो या जितने भी लाइक डिपॉजिट्स वगैरह हो वो हमेशा सेम अमाउंट के ही होंगे। डिपॉजिट
कॉस्ट की बात हो रही है बिजनेस के लिए कि बिजनेस जो खर्चे कर रहा है, राइट, सही एक्सपेंडिचर ले रहे हो या फिर जो मतलब इंटरवल्स जो और कि जो हो गए। मतलब वो खर्चे होंगे ही होंगे, नो मैटर व्हाट, आप 1 यूनिट बनाओ या फिर 10 यूनिट बनाओ, नो मैटर आप 1000 यूनिट बनाओ या फिर 2000 यूनिट बनाओ, ठीक है, ये खर्चे तो उतने के उतने ही होंगे, ना ये खर्चे उससे बढ़ेंगे और ना ये खर्चे कम होंगे, ठीक है। और उसके अलावा फॉर हाँ, बिजनेस प्रोडक्शन कम हो जाती है ठीक है, तो फिर इसमें चेंजेस हो गए ही ना। वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई आप या तो देखोगे कि इन लोगों को काम से निकाल दोगे, या फिर आप इन लोगों से पूछोगे कि क्या हम आपकी सैलरीज को परमानेंटली कम कर सकते हैं, क्या हम उसके अकॉर्डिंग अपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, बट और जो हम एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल होगा वो भी इसी में ही नहीं आएगा या नहीं, फिर वो नहीं वेरिएबल है, कॉस्ट में वो आएगा। वेरिएबल कॉस्ट होगा, क्योंकि वो तो अगर जितने शर्ट्स बनाओगे उतने बटन्स लगेंगे, राइट, उतना थ्रेड लगेगा, बट जितनी वो शर्ट्स बन टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी ना। राइट, वो वेरिएबल में आएगा। ओके, ओके सर। इसके अलावा आपने अगर कोई लोन ले रखा है, ठीक है, बिजनेस ने कोई लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट जाती है, क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट को इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है आपका बिजनेस में आप 10 यूनिट बना रहे हो या 1000 यूनिट बना रहे हो, आपको प्रॉफिट है या लॉस है? नहीं, so that expense would also be called as the fixed cost. लेकिन वो फिक्स्ड नहीं हुआ ना इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि एक ना एक दिन तो Fixed, खत्म होना ही है। तो एक ना एक दिन तो सारी चीज खत्म हो जाएगी, अगर आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है तो सैलरीज खत्म हो जाएगी, अगर आप लैंड अपना एक्वायर कर लोगे तो रेंट खत्म हो जाएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट नहीं, टर्म जैसे अगर बिजनेस की एक्सपेंसेस। बात करें तो हाँ, हम ये लेके चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि बिजनेस इनफिनिट टाइम के लिए चलेगा। बिजनेस, हाँ बिजनेस ठीक है, वो गोइंग कंसर्न है, राइट। हाँ, गोइंग कंसर्न हो गया उसके, हम्म, लेकिन उसके अंदर फिर इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम उसके अंदर फिक्स्ड में तो मान ही नहीं सकते उसके आप लिए। जब बिजनेस को गोइंग कंसर्न मानते हो, क्या आप ये भी मान के चलते हो कि लैंड आपका हमेशा किराए का ही रहेगा? नहीं। क्या आप ये मान के चलते हो कि एम्प्लॉयज हमेशा सेम रहेंगे? नहीं। आपने जैसा कंपनी के अंदर पढ़ा था ना कि पीपल में कम पीपल में गो, परपेचुअल सक्सेशन, राइट। सो कंपनी जो है उसको फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयज से, ठीक है, कंपनी को हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर हमने अभी एम्प्लॉयज को काम पर रखा है तो हमें ये पता है कि इन लोगों की सैलरी हमको उतनी की उतनी देनी पड़ेगी जब तक ये एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं, राइट। हमने अगर लोन लिया है तब तक हमको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक ये लोन खत्म नहीं हो जाता, मतलब these expenses will remain fixed irrespective of units you are producing in the business. अगर आपने कोई लैंड पे लैंड लिया है किराए पर, उस पर आपको रेंट देना ही पड़ेगा जब तक वो लैंड आपके पास आप उसको यूज कर रहे हो, राइट। ठीक है, ठीक है। अब इसको जैसे एकदम से आप ले लो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, क्या रॉ मटेरियल का खर्चा आपको कभी भी फिक्स होगा आपके लिए? नहीं। जैसे ही आपने डिसाइड करा कि आपकी प्रोडक्शन आपको कम करनी है, आप रॉ मटेरियल पर होने वाले एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो, बट आप रेंट कम नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट ऑन लोन कम नहीं कर सकते, आप सैलरीज कम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको मैं अभी 10,000 सैलरी दे रहा हूं तो नहीं, मैं 10,000 नहीं दूंगा, मैं 8,000 दूंगा, उसके लिए आपको पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट नया बनाना पड़ेगा, राइट। एक्सेप्शंस काउंट होती है? एक्सेप्शंस इसमें कुछ भी नहीं होती, इसके अंदर एक्सेप्शंस जैसे कुछ भी नहीं होती। अगर आपको फॉर एग्जांपल कि इस पैंडेमिक के टाइम पे बहुत जगह पर सैलरी कट्स हुए हैं, ठीक है, एमएनसीज के अंदर बहुत कंपनीज ने ऐसा किया है, बट उस केस में उनके कॉन्ट्रैक्ट भी फिर रिन्यू है। सो उनके नए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर उनकी सैलरी पहले लेट से 33,000 थी, तो नए अगर उनकी सैलरी अब 30,000 हुई है ना, तो उनके ऑन पेपर्स भी उनकी सैलरी अब 30,000 हो गई है, राइट। सो वट एवर इज ऑन दी पेपर्स यू कैन नॉट गिव लेस देन दैट, राइट। ओके, सर हम जो मशीनरी है वो तो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी ना? मशीनरी का जो खर्चा है ना, वो देखा जाए तो एग्जैक्टली किसी में भी लाए नहीं कह सकते उसको करेगा, बिकॉज मशीनरी का खर्चा ना रेगुलर इंटरवल पर होता ही नहीं है,
मतलब वो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो नॉन रिकरिंग होता है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जो कभी कभी होते हैं, ठीक है। सो उसकी जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना, उसको आप कह सकते हो इट इज अ फिक्स कॉस्ट, राइट। इवन दैट इज नॉट अ टोटली अ फिक्स कॉस्ट, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल जो मशीन पे मेंटेनेंस का खर्चा है उसको तो आप कह सकते हो, बट मशीन का खर्चा इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर। इस पूरे चैप्टर में हम जो अनसे खर्चों की बात करेंगे वो खर्चे हैं जो बार बार होते हैं, राइट। अब सर अगर यहाँ पर हम यही फैक्टर ले आए कि एम्प्लॉयज ही हमारे कम हो गए, वो अलग तो चीज है, वो दैट इज अ डिफरेंट चीज। मैंने मेरी बात को सुना जब मैंने यहाँ पे बोला जब तक वो एम्प्लॉयज हैं तब तक उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, जब तक वो लोन है तब तक उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब तक उस लैंड को यूज कर रहे हो तब तक उस पर रेंट देना पड़ेगा। तो जब तक वो एग्जिस्टेंस में है तब तक हाँ, तो उतना ही तब रहेगा। तब तक इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस में कितनी यूनिट्स बना रहे हो। सो आई कैन से कि टोटल फिक्स कॉस्ट मींस द कॉस्ट which is incurred irrespective of the level of output, irrespective of level of आउटपुट। आप 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, ये खर्चा होना है तो होना ही है। इवन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, अप टू अ सर्टेन कॉस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, अप टू अ सर्टेन यूनिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू अ सर्टेन यूनिट्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसके बाद आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा आपका बिल बढ़ेगा, तब वो वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, बट तो वो एग्जैक्टली वैसे किस में आता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आता है वो, राइट। एक सेल्समैन को दी गई कमीशन, आपको 5,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके ऊपर आप जितनी यूनिट्स बेचोगे 100 रुपीज पर यूनिट, so up to rupees 5,000 that is a fixed cost salary of a permanent employee, right? And above that, over and above that 5,000 it becomes a variable cost, right? So ऐसी भी चीजें जैसे होती हैं। आपने बताया कि मशीन की मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो फिक्स कॉस्ट है। तो सर अगर जैसे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो तो हम हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से तो अलग अलग लगेगा ना कि जितनी वे राइट, इसी वजह से बिकॉज डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस से लगेगा। पहली बात, मान लो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी लग गया, मान लो, उसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है, अगर आपकी मशीन आप यूज ही नहीं कर रहे बहुत टाइम तक, तो देयर आर सेवरल मशीन्स जिनको आप यूज नहीं करते, तो उनकी मेंटेनेंस का खर्चा उतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल जिम इक्विपमेंट्स, लेट्स से अगर हम जिम इक्विपमेंट्स की बात करें, सो ये वो इक्विपमेंट्स हैं जिसके अंदर अगर तुम इनको इस्तेमाल नहीं करोगे तो इनकी मेंटेनेंस भी कम होगी, सो इधर भी वो एक्सपेंस कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि पूरी तरह से आप उसको नहीं मान सकते, इसीलिए मैंने कहा कि वो कंफ्यूजिंग चीज है। तो उसको आप ना पूरी तरह फिक्स कह सकते हैं और ना उसको आप पूरी तरह वेरिएबल कह सकते हैं। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं, मतलब बहुत थोड़े ही खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप किसी में पर्टिकुलरली डाल सकते हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इन द बिजनेस आर दोज जिनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स व्हाई मैंने सबसे कॉमन 3 एग्जांपल लिए जो आप यूज कर सकते हो और जिनसे आप वो समझ सकते हो। ओके ओके अर्पिता, यस सर। ओके। सो अब अगर मैं ये बोलूं कि एक बिजनेस जो है वो जीरो, हाँ, फिक्स के अंदर हम जैसे कॉस्ट ऑफ फ्यूल नहीं कर सकते? नहीं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल मतलब ऑब्वियसली ट्रांजिट में हो रहा होगा या मशीन में डल रहा होगा, है ना, दो ही चीजों में होता है फ्यूल का इस्तेमाल। ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, तब फ्यूल बढ़ेगा, राइट। और अगर कम यूनिट्स बनाओगे तो कम चार्ज लगेगा, सेम गोज विद द नहीं, मशीन। जैसे हाँ, जैसे मिनिमम कॉस्ट जैसे 1,000 रुपीज मिनिमम हो गया कि नहीं फ्यूल तो वो चार्जेस कुछ कह नहीं लगेंगे ही सकते ना, लगेंगे। अगर 0 यूनिट्स बनाई आपने तो फ्यूल क्यों डालोगे? अगर आपकी यूनिट्स जो है वो 0 है तो फ्यूल का कॉस्ट कितना होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा कितना होगा? 0 होगा। बट क्या रेंट 0 होगा? नहीं। नहीं। सैलरी ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉय 0 होगी? नहीं। हाँ, इंटरेस्ट, जब यूनिट कुछ प्रोड्यूस नहीं तो हम जीरो तो हो सकती है ना उनकी नहीं, सैलरी। अगर, फिर वही बात, भाई मैं नहीं बना रहा कुछ,
बट मैंने नौकरी पर रखा हुआ है एक एक्स बंदे को, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ ना करूं, उसको उसकी सैलरी चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि भाई वो परमानेंट एम्प्लॉय है मेरा। अगर उस बंदे को रिस्क लेना होता तो वो अपना बिजनेस कर लेता ना, उसको नहीं लेना रिस्क, उसको अपनी सैलरी से मतलब है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। जो लोन लेने वाला है उसको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ठीक। ओके, तो एक और पॉइंट यहां से मिल गया। सो आई कैन से इट इज अ कॉस्ट which takes place even at zero level of output। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि भाई दिस इज अ कॉस्ट, मतलब ऑब्वियसली जो ऊपर लिखा है उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया, बट हाँ ये बहुत जरूरी है। इट इज अ कॉस्ट विच टेक्स प्लेस इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, राइट? ओके, इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। राइट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं, और इसका एक और भी नाम होता है ओवरहेड कॉस्ट। सो हो सकता है किसी के स्कूल में एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह पूछ ले, बिकॉज उन्हें सबको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब तो आपको आता ही होगा, बट मे बी आपने ये ना पढ़ा हो कि इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जा सकता है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो अगेन बहुत ही अगर लॉजिकली देखो, एक्स और y एक्सिस पर क्या आना है अगर मैं आपको बता दूं, तो उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ जरूरत होनी चाहिए मेरे बताने की। यहां पर मैं कह रहा हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा, और यहां पर आएगा आउटपुट, जो कि है यूनिट्स में। तो आपके अकॉर्डिंग टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, क्या शेप होगी उसकी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों होगा? बिकॉज आउटपुट चाहे ज्यादा हो या फिर कम हो, आउटपुट चाहे ज्यादा हो या फिर कम हो, इस खर्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये वो खर्चा है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप Q से Q1 पर चले जाओ या फिर Q2 पर चले जाओ, ये खर्चा जो है वो उतने का उतना ही रहेगा, राइट? सो वी कैन से कि भाई जो TFC होता है, TFC curve is horizontal parallel to x axis, राइट? इतनी बात समझ में आई? उत्कर्ष, तुषाली, अदिति, विधि, रिया, यस सर। यस सर। शिक्षा, यस सर। अर्पिता, यस सर। राइट? ठीक है, एक बार वेरिएबल कॉस्ट पढ़ते हैं फिर इसको रीड करेंगे। ऑल्दो सब उतना ही है जो मैं बोल रहा हूँ रीड करने वाला इसमें। अब आ जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी भाई? सर जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाए। एग्जैक्टली ठीक है, कि भाई जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ बदले, राइट? सो हम कह सकते हैं कि वो खर्चे जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हमारे हो रहे हैं, राइट? दोस कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान क्यों हो गया? So we can say those costs which vary with the level of production, कि भाई अगर तो खर्चे हैं ज्यादा, राइट? अगर तो खर्चे हैं
सॉरी, अगर तो आउटपुट बना रहे हो ज्यादा तो भाई ये खर्चे बढ़ेंगे, अगर आउटपुट बना रहे हो कम तो ये खर्चे कम होंगे। इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल सबसे बेसिक, और वेजेस बोल सकता हूं मैं, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, वेजेस। सबको पता होगा वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है। सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय की होती है, वेजेस होती है क्या, हम जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की, राइट, कैजुअल लेबर की, जिसको हम यूनिट्स पीस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से पे करते हैं। जितनी यूनिट्स बनाएगा उसके हिसाब से 10 रुपए, या फिर हर एक घंटे के 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से जिनको हम पे करते हैं, तो वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। उन लोगों को आप हाथ कभी भी सीधा का सीधा क्या बोलते हैं, हाथों हाथ उनको बोल सकते हैं भाई चले जाओ, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यस और नो? राइट, तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज भी टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए। लेबर को मिल रही है वेजेस, तो वेजेस है वेरिएबल कॉस्ट, बिना नोटिस दिए कभी भी निकाल दो उनको काम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, ठीक है, आपका आउटपुट कम हो रहा है निकाल दो, ज्यादा हो रहा है रख लो। बट परमानेंट एम्प्लॉय, सैलरी दी जाती है परमानेंट एम्प्लॉयज को, तो वो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आउटपुट कम हो या आउटपुट ज्यादा हो। राइट, सो तो वेरिएबल कॉस्ट के बहुत, फ्यूल का एग्जांपल जैसे उत्कर्ष ने बोला, फ्यूल हो जाएगा। राइट, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे हमारे इसके। ओके, तो ये तो हमने बात करी किसकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के भी हमारे एक और नाम होते हैं, राइट, इसका नाम होता है हम, सर हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता? डेप्रिसिएशन अगेन हमारा आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट नहीं है। हम यहाँ पर नहीं सिर्फ डेप्रिसिएशन को कोई, हम क्या करते हैं, कोई अलग से पे थोड़ी ना करते हैं कुछ भी। डेप्रिसिएशन और हाँ, अलग डेप्रिसिएशन से पे रिटर्न नहीं डाउन, होता। और दूसरा अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे करते हैं तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो बदलता रहता है ना। अगर हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं तो सेम रहेगा। ये तो टाइम पे सेम रहेगा, हाँ। है ना, तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 5-6 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। राइट, सिंकिंग फंड मेथड, नाम आप लोगों को पढ़ाए होंगे थियरी में ये सारे के सारे। दो ही पढ़े हमने। सो वो प्रैक्टिकल में, हाँ। थियरी में और भी होंगे। राइट, सो हाँ, तो डेप्रिसिएशन इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड विच यू आर यूजिंग, तो इसलिए उसको भी हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो इस वेरिएबल में लेंगे नहीं, मैं डेप्रिसिएशन वही को? कह रहा हूँ, उसको हम नहीं ले सकते बिकॉज मशीनरी तो आ गई। ठीक है, उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, बट हमें पता नहीं कि उसका अमाउंट क्या होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हो तो तुम ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट में ले लेंगे। ठीक है, बट वेरिएबल कॉस्ट में उसको इसलिए नहीं ले सकते, इवन अगर तुम रिटर्न डाउन वैल्यू भी लगा रहे हो, क्योंकि उसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर अ कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड एज अ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, देयर हैज टू बी सम रिलेशन विद द आउटपुट। प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या प्रोडक्शन कम हो रही है, तो जब तुम जैसे रिटर्न डाउन, एडवर्टाइजमेंट है। सो एडवर्टीजमेंट वेरिएबल कॉस्ट है। राइट, हाँ। सो और एडवर्टीजमेंट अगेन उसको प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट हाँ अगर करना हो तो वेरिएबल है, बिकॉज कई बार कंपनीज आउटपुट इतना नहीं भी होता फिर भी बहुत एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम होंडा एक्टिवा, तो वो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो बहुत था, बट उनकी प्रोडक्शन उतनी हो ही नहीं रही थी, उनका सामान आउट ऑफ स्टॉक था मार्केट से, सो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे हम कैसे बोल सकते हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ रहे हैं इवन व्हेन आउटपुट नहीं बढ़ रहा। राइट, तो इन रियल लाइफ चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, तो इसलिए हमको कोशिश करनी है वो एग्जांपल्स लें जो कि इन एनी केस किसी भी सिचुएशन में हमेशा ट्रू बैठे। ओके, सो सो ये याद रखना है कि भाई आउटपुट के साथ आपका खर्चा बढ़ रहा है या सेम रह रहा है। अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है आउटपुट के बढ़ने या कम होने से, तो देन इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वो सेम रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट। और इस कॉस्ट को हम कह सकते हैं क्या, इसका इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट relationship with the level of output।
ओके, और it is also called as prime cost. इसका एक और नाम भी होता है, मेरे को याद होगा तो मैं बताऊंगा। सो वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट की ना शेप बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? सो मैंने नोट्स में भी उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यू डोंट नो कि कब सीबीएसई में एकदम से वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सीबीएसई नहीं, अच्छा अब तो स्कूल है, बट स्कूल में भी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं उसमें कॉस्ट को एक्सप्लेन करने में, बट दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, इधर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इधर हम लेंगे आउटपुट। जो राइट साइड वाला डायग्राम है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है ऑब्वियसली, बिकॉज उधर हम बना रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देयर इज समथिंग जिसका हमें रीजन नहीं बताया हुआ बुक में, और सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई हुई है। वो स्टेटमेंट तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, बट उसका रीजन भी पता होना जरूरी है। ओके, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था उसकी शेप कैसी होती थी? पैरेलल टू वो सॉरी, अरे कौन सी बोल दी इसका? पैरेलल कब से बनने लग गई कोई शेप? नहीं 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 नहीं, अरे मैंने वो गलती से टोटल वो सुन लिया था ना, टोटल कॉस्ट वाला। सर इसकी तो कोई शेप नहीं थी पर्टिकुलर। इसको कर्व बोलेंगे ना? हाँ, मतलब इसकी शेप कैसी थी? इसकी शेप हम कहते हैं स्नेक जैसी थी, राइट? इट वाज एक्चुअली दी इट फर्स्टली इट वाज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन थोड़ा सा और इसको, ये मैं थोड़ा ज्यादा इसमें टाइम ले रहा हूँ, उसका रीजन है बनाने में। ओके, राइट, ऐसी शेप थी इसकी, हम कह सकते हैं, है ना? सो दैट वाज द शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अब सुनो कितना, सर इसे हाँ, इसकी शेप को बोलेंगे क्या? इसकी शेप का कोई ऐसा नाम नहीं है, राइट? अगर आपको बोलना है तो दैट इज अ एस शेप्ड, राइट? सो अगर इसको बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एस शेप्ड कर्व। ओके, सो सो अब अगर आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो हमने डायग्राम को छोड़ो, हमने क्या बात करी थी? हमने बात एग्जांपल लिया था लेबर का, राइट? वेजेस वाला जो लेबर होता है, हम जब लेबर को स्टार्टिंग में बढ़ाते रहेंगे, अब खुद सोच के देखना बिल्कुल ठंडे दिमाग से, जब हम लेबर को बढ़ाते रहेंगे, हर एडिशनल लेबर को लगाने से जो हमारा टोटल आउटपुट है वो बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, यस और नो? ठीक है, हमने प्रोडक्शन में क्या पढ़ा? हर लेबर की एडिशनल यूनिट को लगाने से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है क्या? एट इंक्रीजिंग रेट। टिल अ सर्टेन लेवल भी तो हाँ मेंशन हाँ, करेंगे ना? नहीं, अभी मैं लिखने को नहीं कह रहा, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि वो बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट? अप टू दिस पॉइंट हम कह रहे हैं, ओके? अब सोचो, जिस टाइम पर आपके रिटर्न्स, when you are employing an additional unit of variable factor, when your returns are increasing at increasing rate, उस टाइम पे आपके जो खर्चे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे बढ़ेंगे? दे विल डेफिनेटली इंक्रीज। ज्यादा लेबर रख रहे हैं तो एक्सपेंसेस विल डेफिनेटली इंक्रीज, ये सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बट जब रिटर्न्स इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहे हैं तो खर्चे कौन से रेट पर बढ़ेंगे? इंक्रीजिंग रेट। जब रिटर्न्स इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहे हैं, मुनाफा इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, तो खर्चा कैसे रेट पर बढ़ेगा? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
हर नेगेटिव और रेट पे बढ़ रहा है ना, ठीक है नेगेटिव रुको रेट रुको होता है रुको, फिर आराम से आराम से आराम से। हर एडिशनल यूनिट को लेकी लेबर को लगाने से जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो हमेशा पिछले वाले से ज्यादा हो रहे हैं। और इसको इजी बनाते हैं, हर इक्वल रहेगा ना। एडिशनल नहीं सुनो, हर एडिशनल यूनिट को काम पर लगाने से जो आपका मुनाफा है, ऑल्दो इट इज नॉट द राइट वर्ड बट फिर भी समझाने के लिए, जो आपका मुनाफा है वो पिछली बार से ज्यादा हो रहा है, राइट? हमेशा जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है दैट इज मोर देन व्हाट यू गॉट फ्रॉम द प्रीवियस वन, दैट इज जिसकी वजह से आपका ये कर्व इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। तो हर इंसान को काम पर लगाने से जो आपका एडिशनल खर्चा है वो कौन से रेट पे बढ़ रहा होगा? वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होगा। एज सिंपल एज दैट। जब हर इंसान को काम पे लगाने से आपका फायदा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो आपका जो खर्चा है वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 रुपए लगे होंगे, 10 रुपए आपके लगे होंगे पहले इंसान को काम पे रखने से, दूसरी बार आपका जब टोटल कॉस्ट में चेंज आया होगा वो कितने का आया होगा? 8 रुपए का आया होगा, उसके बाद 6 रुपए का आया होगा, उसके बाद 4 रुपए का आया होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट पर आ रहा है। 4 6, यहाँ पे मैंने इसको कम करना चाहिए था ना, 10 में से टूट जाता है ऐसे। हाँ, सो 10 में से 7, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4। तो उस टाइम आपका खर्चा कैसे बढ़ रहा होगा? वो बढ़ रहा होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। आपका खर्चा जो है वो बढ़ रहा होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहले आपकी टोटल कॉस्ट अगर 4 है, ठीक है, सो बाद में वो बढ़ी होगी। वो कितनी हो गई होगी? लेट से वो 8 हो गई होगी। कितने से बढ़ा? 4 से। फिर वो हो सकता है बढ़ी होगी, अब वो कितनी हो गई होगी? 11 हो गई होगी। अब वो बढ़ी होगी 3 से। आपने और लेबर को काम पर लगाया तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ी होगी, वो कितनी हो गई होगी? वो बढ़ी होगी 2 से। आपने एक और लेबर को काम पर लगाया, आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ी होगी बट वो बढ़ी होगी कितने से? 1 से। क्यों? बिकॉज इनिशियली जब आप ज्यादा और ज्यादा लेबर को काम पर लगाते हो, आपके जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ रहे होते हैं एट एन इंक्रीजिंग रेट, एंड दैट्स व्हाई टिल दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई टिल दिस पॉइंट आपके जो खर्चे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे एट एन डिक्रीजिंग रेट। समझ में आई ये बात इतनी? यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो उस टाइम तक यहाँ इस तरह बढ़ रहा होगा, राइट? डिक्रीजिंग रेट इसी तरह से बनाएंगे। विधि, उत्कर्ष, अर्पिता, तान्या, तुषाली, यस सर। दीक्षा, Yes. रिया, राइट। इसके बाद की बात आपको भी पता है। अगर उसके बाद टोटल प्रोडक्ट अगर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे रेट पे बढ़ रहा होगा? डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट पे तो अभी बढ़ रहा था ना खर्चा हमारा, इंक्रीजिंग रेट। राइट। अब वो कैसे रेट पर बढ़ रहा होगा? अब वो बढ़ रहा होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब वो बढ़ रहा होगा एट सर इसका रीजन ये लाइक हो दिस। रिटर्न्स होंगे वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली। जब आपके रिटर्न्स इंक्रीजिंग थे, जब आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर था, तब आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। जब आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, जब आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, उस टाइम पर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। ये चीज समझ में आई सबको अच्छे से? यस सर। एकदम सही से समझ में आई? यस सर। अच्छा ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट के ऐसी शेप का होने का रीजन हमने क्या पढ़ा था?
कौन सा लॉ की वजह से ऐसा होता है वो? वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो इसका मतलब अब जो 1 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन इधर आ जाता है, हमसे पूछा जाता है, अच्छा इसकी जो ये शेप है, ये जो शेप है, ये शेप को हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप। इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स एस शेप। तो क्वेश्चन आता है कि टीवीसी की शेप कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे हम? टीवीसी की शेप कैसी होती है? इनवर्स एस शेप। टीवीसी के इनवर्स एस शेप होने का रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। राइट, राइट। सो टीवीसी कर्व जो है हमारा, टीवीसी कर्व इज ऑफ इनवर्स एस शेप and it is because of law of variable proportions. So ये आपको मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाया कि टीवीसी की जो शेप ऐसी है वो ऐसी क्यों है, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ और सिर्फ टीवीसी की जो शेप है वो कैसी होती है वो पता होना चाहिए, और वो ऐसी क्यों होती है जो हमने नीचे लिखा वो पता होना चाहिए, राइट? राइट, यस सर। ओके। लास्ट आज का छोटा सा, बिल्कुल लास्ट की 2 मिनट की चीज है वो कर लेते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, या इट इज द टोटल, इसके अंदर एक कैच है, टोटल एक्सपेंडिचर incurred on all the factors of production, on all the factors of production for using the factor services, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। ये भी आपको पता है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैच ये है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन कॉस्ट, क्या करोगे? टोटल कॉस्ट को डिफाइन करोगे या जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया वो डिफाइन करोगे कि कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट? टोटल कॉस्ट जो सबसे पहले लिखवाया। सबसे फर्स्ट। टोटल कॉस्ट। तो याद रखना, अगर कॉस्ट पूछा जाएगा तो हमेशा जो सबसे पहले बताया था वही बताना है, राइट? सो कॉस्ट इज, हाँ, और जब टोटल कॉस्ट बोला जाएगा तो ये बताना है, ठीक है। और बेसिकली पता है क्या याद रखना, अगर सिर्फ कॉस्ट पूछा है ना तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बतानी जरूर है, तुम चाहे कुछ भी बताओ, राइट? जैसे मैं क्या लिखता था एग्जाम में, उसको टीचर तब वो गलत नहीं कर सकते, राइट? कि कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर incurred on all the factors of production, right? ये लिखा, and in economics cost is the sum total of explicit and implicit cost, right? So अगर मैंने explicit और implicit वाला पॉइंट लिख दिया पहली लाइन, एक लाइन के अंदर अंदर या मैक्सिमम 2 लाइनों के अंदर अंदर, तो कॉस्ट की डेफिनेशन को गलत नहीं कर सकते, ओके। और इधर ये लिखना बहुत जरूरी है कि टोटल एक्सपेंडिचर incurred on all factors of production whether fixed or variable, ओके, राइट। इसका डायग्राम जो है ना दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई गेस हमने वैसे उस फॉर्मेशन में अभी तक कोई डायग्राम नहीं बनाया है। पांच मिनट ही लूंगा मैं आप लोगों के बस। अब भाई टोटल कॉस्ट का ना कोई एक सिंपल डायग्राम हमको नहीं आता बनाना, राइट? हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमको इतना पता है जरूर कि भाई
हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, कोई फिक्स कॉस्ट तो होती ही होती है, यस और नो? यस सर। और वो कुछ इस तरह की होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, कुछ इस तरह की होती है, राइट? राइट? यस सर। ओके, तो अगर ये जो डिफरेंस है आप ध्यान से देखो, ये जो एरो आप देख रहे हो, ये गैप किसका है? ये गैप टीएफसी का है। ये गैप किसका है? टीएफसी का है, राइट? अगर ये इतना ही गैप हम यहां पर ऐड कर दें और एक कर्व बना दें, तो वो कर्व कैसा दिखेगा? मैं कह सकता हूं वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। कह सकता हूं मैं कुछ, ये वो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो उसके जैसे ही हो गया, टीवीसी की तरह, सेम शेप। एग्जैक्टली, राइट। सो अगर मैं टीवीसी के अंदर हर पॉइंट पर टीएफसी ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वीडियो ऑन कर लो एक बार अपनी सारे प्लीज। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, सर हम टीसी कर्व और टीवीसी कर्व को पैरेलल तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं, पैरेलल वर्ड स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज होता है। दिस इज आउटपुट। तो आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट 1 है, या फिर 1 भी छोड़ो, 2 0 से लगाते हैं। आउटपुट 0 है, तो क्या टोटल कॉस्ट 0 होगी? नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ टीवीसी तो होगा ही होगा, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, तो ये कितना होगा? 60। अगर आउटपुट बढ़ जाएगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं, वो उतनी ही रहेगी। आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट क्या टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं। आउटपुट फिर बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट क्या टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं, वो उतने की उतनी रहेगी। ओके, ये क्या हो गया? 84। ये स्केड्यूल को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये डायग्राम जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो इसकी फॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं था। हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कर्व इज फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, इस तरह की फॉर्मेशन हमने वहां करी है। नहीं, वहां पे भी नहीं करी, नहीं 11th में नहीं करी हुई हमने, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं क्या? टीसी कर्व is obtained by horizontal summation of TFC and TVC। और TC कर्व भी क्या होता है? TC कर्व is an inverse S shaped curve। वो भी कैसा होता है? एक इनवर्स एस शेप्ड कर्व होता है। इसका भी रीजन सेम ही रहेगा। ये अच्छा है, ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व क्यों है? टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से ये ऐसी शेप में आया या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ऐसी शेप में आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। राइट, और वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल टीवीसी कर्व जो है, वो ऐसी शेप का किस वजह से था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो
इसकी भी शेप का रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस पूरे चैप्टर में जो भी कुछ हो रहा है उस सब चीज का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है, राइट? ओके, तो एक बार इस शेड्यूल को ध्यान से देखो बस। आउटपुट बढ़ रहा है, टीवीसी बढ़ रहा है, कैसे रेट पर बढ़ रहा है? पहले 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा और फिर 6 से बढ़ा, तो इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। एग्जैक्टली। टीएफसी जितना पहले था उतना ही हमेशा Constant. रहा, राइट? टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है, और कैसे रेट से बढ़ रहा है टोटल कॉस्ट भी? पहले कितने से बढ़ा? 10 से। फिर कितने Increasing. बढ़ा? 8 से। Decreasing. डिक्रीजिंग। और उसका रीजन देखो ना, टोटल कॉस्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट हमेशा फिक्स है, तो जो भी चेंज टोटल कॉस्ट में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो पैटर्न होगा चेंज होने का, वही टोटल कॉस्ट का होगा। डिफरेंस सिर्फ एक है, दोनों इनवर्स एस शेप्ड हैं, बट एक डिफरेंस है, वो क्या है? बताओ। रीजन कह सकते हैं। क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के दोनों। सर टीवीसी जो 0 से होता है शुरू, और टीएफसी किसी और वैल्यू से शुरू होता है। नहीं, टीएफसी नहीं, मैं टीसी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब ये 10 से बढ़ रहा है, ये भी 10 से बढ़ रहा है, ये 8 से बढ़ रहा है, ये भी 8 से बढ़ रहा है, ये 6 से बढ़ रहा है, ये भी 6 से ही बढ़ रहा है। टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन टीवीसी, बिकॉज टीसी में कोई भी चेंज आएगा तो वो टीवीसी की वजह से ही आएगा। तो दोनों के दोनों ही इनवर्स एस शेप होंगे, ठीक है? दोनों के दोनों इनवर्स एस शेप इसलिए है क्योंकि कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट पहले, और बाद में एट एन इंक्रीजिंग रेट। बट टीवीसी और टीसी कर्व में एक फर्क भी तो है, वो क्या फर्क है? सर टीवीसी का 0 से शुरू हो रहा है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट से, और टीसी का और टीसी को ऊपर से। कहने का मतलब है कि टीवीसी 0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट, बट टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं होता, राइट? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। डायग्राम के अंदर भी ये चीज साफ साफ दिख रही है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये पॉइंट, ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीसी कर्व इज ऑफ टीएफसी। टीसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वो टीएफसी होता है, ठीक है? या फिर मिनिमम ऑफ टीसी इज टीएफसी, कुछ भी कह लो। टोटल कॉस्ट कम से कम क्या होगी? टीएफसी होगी, या फिर टीसी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? टीवीसी होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऑल राइट, ऑल राइट, यस सर। ओके। सो यही था आज की क्लास के अंदर हमारा, ठीक है? और कुछ नहीं है। इसको एक बार यहाँ से देख सकते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। लेट मी सी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस, इसके अंदर काफी डिफरेंस है। और एग्जाम में जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल कभी भी डिफरेंस का पॉइंट नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मेरे को मार्क्स नहीं देने थे, इसलिए मैंने उसमें लिख दिया, राइट? शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, ceteris paribus, ये टर्म आप लोग को पहले बता चुका हूं मैं। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल फिक्स कॉस्ट 60 ही ली हुई है, यही एग्जांपल मुझे याद था, राइट? सो ओके ओके, ज्यादा जल्दी नीचे बढ़ गया, ठीक है? तो इसको कुछ नहीं होता, आप लोगों को इसको यहां तक ही रीड करना है। कहां तक? टोटल कॉस्ट तक, राइट?
सो टोटल कॉस्ट तक इसको रीड करो और कोई भी डाउट हो तो पूछना, ऑल्दो कोई डाउट होगा नहीं बिकॉज सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो मैंने बताई, बट मेक श्योर कि आज की आज इसको एक बार रीड कर लो, यू शुड गो थ्रू इट सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इस क्लास के अंदर तुमको मैंने वो जो फ्लो चार्ट बनाया ना, उसका रीजन ही ये था टू मेक यू रियलाइज द फैक्ट दैट सारी कॉस्ट एक दूसरे से लिंक है। अगर ये तीनों नहीं करी तो इसका एवरेज कैसे अच्छे से करेंगे, राइट? और मार्जिनल कॉस्ट तो आप लोगों को पता ही है, मतलब कहीं ना कहीं पता होगा एडिशन इन द टोटल कॉस्ट। तो जब तक टोटल कॉस्ट ही अच्छे से नहीं पता होगा तो तब तक ये नहीं पता हो सकता। सो ये सारी की सारी चीजें लिंक हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये बाकी चारों कॉस्ट को कवर करेंगे, ओके? और ये अच्छे से रीड करके आना। All right, so that was all for today's class. Bye bye. Take care.